अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मा सरवर है। मैं शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और शालामार अस्पताल में जिल्द के शोबा में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। मैं 20 साल से जिल्द के शोबा से मुंसलिक हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी वो है एक्ने, जिसको आम जुबान में कील मुहासे भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किस एज ग्रुप में या किन पेशेंट्स को एक्ने होती है। ज्यादातर ये बीमारी या स्किन का ये मसला यंग लोगों में या टीनेजर्स में देखा जाता है, लेकिन एडल्ट एज में भी एक्ने जाहिर होती है, जिसको कहते हैं लेट ऑनसेट एक्ने। तो एक्ने इसका मतलब है कि जवानी के अलावा या प्यूबर्टी के अलावा थोड़े लेटर एजेस में भी आ सकती है। इसमें किस तरह की अलामात आती हैं स्किन के ऊपर? स्किन के ऊपर आपको कॉमेडोन्स बन सकते हैं, जिनको ब्लैक और व्हाइट हेड्स कहते हैं। इसके अलावा सुर्ख दाने बन सकते हैं, रेशे के दाने बन सकते हैं, इसमें सिस्ट्स बन सकते हैं, इसमें मोटे नोड्यूल्स बन सकते हैं। और जब ये चीजें ठीक होती हैं तो इसके बाद स्किन में स्कारिंग हो सकती है। तो इसकी एक्ने की क्या वजह होती है? एक्चुअली इसके अंदर थोड़ी सी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है कि आपकी स्किन ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड होती है टू डेवलप एक्ने। उसकी वजह से आपके जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है, या आसान जुबान में जहाँ पे आपका चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड स्किन में लगे होते हैं, वो थोड़े से समझ लें हाइपर एक्टिव होते हैं या बड़े साइज के होते हैं और ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं। उन सेबेशियस ग्लैंड्स में एक बैक्टीरिया होता है, प्रोपाइनियोबैक्टीरियम एक्नी जिसे कहते हैं, जो सबकी स्किन पे होता है, लेकिन इस तरह की पेशेंट्स की एक्नी की पेशेंट्स की स्किन में थोड़ा ज्यादा होता है। वो वहां पे अपना काम करता है, जिसकी वजह से वहां पे सुर्ख दाना नमूदार होता है और रेशे वाला दाना लेटर ऑन, फिर उसमें नोड्यूल और सिस्ट्स और ये सारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि एक्नी एक ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल को नहीं है, हमें कहीं से लगती नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर टेंडेंसी होती है, या एक हमें नेचर की तरफ से इस तरह की स्किन टाइप मिली हुई होती है, जिसमें फिर एक्नी लेटर ऑन प्यूबर्टी में जाहिर होना शुरू हो जाती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के अलावा हार्मोनल एक्नी होती है, जो हमारे जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो उस वजह से होती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल एक्नी होती है, कुछ खास किस्म की ऑक्यूपेशन है जो हमें प्रीडिस्पोज करते हैं एक्नी से। इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक्स हैं जो एक्नी की वजह बन सकते हैं। अब एक्नी की ना बहुत सारी किस्में होती हैं। माइल्ड एक्नी होती है, मॉडरेट होती है, सेवियर। माइल्ड एक्नी में होती है कि आपकी स्किन में 1 या 2 दाने बनेंगे, कॉमेडोन्स या सुर्ख दाने बन सकते हैं, और वो कई दफा खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, कई दफा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसके आगे आती है थोड़ी सी इसकी सेवियर फॉर्म, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट एक्नी। मॉडरेट एक्नी में ये है कि आपकी फेस के ऊपर 1 या 2 दिन के बाद दाना निकल रहा है और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और कई दाने आपकी स्किन पे एट अ टाइम मौजूद हैं। फोरहेड पे, चिक्स पे, चेस्ट के ऊपर आ सकते हैं, कमर के ऊपर आ सकते हैं, शोल्डर्स के ऊपर वाले हिस्सों में हो सकते हैं। तो इन सारे हिस्सों में एक्नी के ये सुर्ख दाने या रेशे वाले दाने हो सकते हैं। तो ये एट अ टाइम आपकी स्किन पे बहुत सारे मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट एक्नी। मॉडरेट एक्नी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की। ये खुद ब खुद भी ठीक हो रही होती है, लेकिन फिर कॉन्टिन्यूसली क्योंकि नए दाने बन रहे होते हैं तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए इसके लिए, ताकि आपको डॉक्टर प्रॉपर इसकी दवाई एडवाइस करें। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो सवेयर एक्नी है। सवेयर एक्नी के अंदर बहुत मोटे मोटे गढ़ बनते हैं, जिनको हम नोड्यूल्स कहते हैं, सिस्ट्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत लंबे अरसे तक फेस पे रहते हैं, खुद से रेजोल्यूट नहीं हो रहे होते, खुद से ठीक नहीं हो रहे होते, और ठीक होने के बाद ये बहुत बुरी स्कारिंग छोड़ते हैं फेस के ऊपर, जिसको हम खड्डा नुमा एक निशान स्किन के ऊपर पड़ जाता है, जिसको फिर ट्रीट करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है लेटर ऑन। तो इस तरह के पेशेंट को बहुत ही अर्ली स्टेज में जब उसको वो देखे कि मुझे मोटे दाने बन रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे और परसिस्ट कर रहे हैं मेरे फेस पे, तो फौरन एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे मशवरा लें और उसकी खाने की दवाई शुरू करें। अब इसमें कुछ 2-3 बातें मैं करना चाहूंगी। मिथ्स हैं कुछ एक्नी के हवाले से। एक तो ये बड़ा कॉमन मिथ है कि इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो एक्नी खुद ब खुद ठीक नहीं होती, इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अगर हम इसको खुद ब खुद पे छोड़ देंगे, स्पेशली अगर ये मॉडरेट तो सिवियर एक्नी है, और हम इसे छोड़ देंगे तो दाना जो है नेचर की हीलिंग से ठीक तो हो जाएगा, दिनों में नहीं तो हफ्तों में, लेकिन वो आपके फेस के ऊपर स्कारिंग और पिगमेंटेशन छोड़ देगा। और जो सिवियर एक्नी होती है वो तो आपको लाइफ टाइम के लिए स्कार कर जाती है ना, इमोशनली स्कार कर देती है आपको, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनकी स्कारिंग जो फेस पे आ जाती है उसको ट्रीट करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ है कि खुराक से एक्नी का कोई ताल्लुक है। पेरेंट्स यंग लड़के और लड़कियों के आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इनको मना कर दें कि ये बर्गर शॉर्मा बहुत खाते हैं। तो बर्गर शॉर्मा का डायरेक्ट एक्नी से कोई लिंक नहीं है। अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी एक्नी ठीक नहीं हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि खुराक का एक्नी के साथ कोई साइंटिफिक ताल्लुक अभी तक साबित नहीं हुआ।
कुछ पुराने वक्तों में डॉक्टर्स मना करते थे कि चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी, मीठी चीजें नहीं खानी। मना करते थे कि एक्नी में ये नहीं करनी क्योंकि एक्नी की वजह है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च ने साबित किया है कि इस खुराक का एक्नी के साथ ताल्लुक नहीं है। एक्नी उन लोगों को भी होती है जो जानवर से हासिल की गई कोई चीज नहीं खाते, ना वो ऑयली चीज खाते हैं, ना वो गोश्त खाते हैं, ना वो अंडे खाते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं खाते। उनको वेजिटेरियन जिनको हम बोलते हैं, उनको भी एक्नी होती है। तो फूड का एक्नी के साथ कोई साइंटिफिक लिंक अभी तक साबित नहीं हुआ। लेकिन आप इसको गलत मत समझिएगा कि मैं कह नहीं रही कि ये वाली डाइट आप शुरू कर दें, लेनी है, बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी डाइट। हाई ग्लाइसेमिक डाइट जिसमें ज्यादा शुगर की क्वांटिटी है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपको नहीं लेनी चाहिए। ऑब्वियसली आपका वेट गेन और दूसरे प्रॉब्लम्स करेगी, लेकिन उसको छोड़ने से एक्नी ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। एक्नी ठीक ट्रीटमेंट से होगी। और लोगों ने अपनी सारी चीजें बंद की होती है, इवन वो एग्स भी नहीं ले रहे होते, ऑयली चीजें चलो अच्छा नहीं ले रहे होते, लेकिन वो बिल्कुल अपनी डाइट को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो डाइट का डायरेक्टली एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं एक बात क्लियर करना चाह रही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्नी को ट्रीट कैसे करना है। अच्छा, एक्ने की ट्रीटमेंट में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे अपना फेस रात को वॉश करके सोएं, उसको किसी अच्छे फेस वॉश से जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, काइंडली वो वाला यूज करें। ओवर द काउंटर फेस वॉशेस जैसे जो कुछ फेयरनेस क्रीमों ने ना फेस वॉशेस भी बनाए हुए हैं, तो वो आपने नहीं यूज करने। आपने डॉक्टर से फेस वॉश जो प्रिस्क्राइब करवाया है वो इस्तेमाल करना है। फेस अपना रात को वॉश करें। उसके बाद अगर कोई मेकअप अप्लाई किया है तो अपना मेकअप आप प्रॉपरली रिमूव करके सोएं। और मेकअप के यूज में भी थोड़ा सा विजिलेंट हो जाएं कि आपने किस तरह का मेकअप यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड लिक्विड फॉर्म में फाउंडेशन यूज करनी चाहिए, स्टिक फॉर्म में फाउंडेशन नहीं यूज करनी चाहिए। अब आते हैं दवाइयों की तरफ। जो आप खुद से कर सकते हैं, 1-2 दाने निकले हुए हैं, उसके ऊपर वो आप लगाने वाली लोशन फॉर्म में होता है क्लिंडामाइसिन। किसी भी ब्रांड का आप ले लें, 1% क्लिंडामाइसिन लोशन, ये लेके आप फेस के ऊपर लगा सकते हैं। इसका कोई खास नुकसान नहीं है, आपकी एक्नी को ठीक करने में हेल्पफुल होगा। 2 दफा दिन में लगाएं। लेकिन अगर एक्नी इससे ज्यादा है, यानी वो मॉडरेट टू सिवियर में जा रही है, तो फिर आपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। उसके अंदर फिर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये दवाइयां पेशेंट को हम कुछ लंबे अरसे के लिए देते हैं। इवन एजिथ्रोमाइसिन का उसके अंदर रोल है। ये दवाइयां बहुत ज्यादा हाई डोज में नहीं दी जाती, लो डोज एंड लॉन्ग टर्म, ये इसका तरीकाकार होता है देने का कि दवाई की डोज ज्यादा नहीं बट लॉन्ग टर्म हमने देनी है टू अचीव द रिमिशन। उसके बाद अगर बहुत सवेयर एक्नी है, तो सवेयर एक्नी जिसमें हमने पहले बात की कि सिस्ट बनती है, नोड्यूल्स बनते हैं और वो ठीक नहीं होते, लंबे अरसे तक आपके फेस पे रहते हैं, वो अगर आपको अपने फेस पे नजर आ रहे हैं तो फिर तो आप अर्जेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आप उसको देर कर देंगे ट्रीटमेंट में तो उसकी जो स्कारिंग एंड रिजल्ट, उसका स्कारिंग मैंने डिस्कस किया है पहले, वो मिलेगी आपको, और फिर उसको ट्रीट करना वैसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप अपने फेस पे कोई नोड्यूल्स देख रहे हैं तो इसके लिए इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। उस केस में फिर हम रेटिनॉइड्स पेशेंट को देते हैं। अब रेटिनॉइड्स जो है वो कुछ इस तरह की दवाई है जो कि हम हर उम्र के इंसान को नहीं दे सकते। शादीशुदा खवातीन को यूजुअली नहीं दे सकते। अनमैरिड लड़कियों में हम दे सकते हैं क्योंकि उसको हमें फ्यू मंथ्स के लिए देना होता है। 1 आध महीना लेने का उसका फायदा नहीं होता, तो वो उसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, उससे पेशेंट स्कारिंग से बच जाता है। तो ये उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपीज होते हैं जिनकी एक्नी हार्मोनल होती है या उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से एक्नी है, उनको हम हार्मोन्स के साथ भी ट्रीट करते हैं। उसमें भी 2-3 किस्म की अद्वियात हम पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्नी के ठीक होने के बाद जो उसकी स्कारिंग है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग आते हैं कहते हैं हमारी एक्नी है तो आप हमें दवाई ना दें, डॉक्टर साहब कोई प्रोसीजर कर दें हमारा। तो मैसेज ये है कि पहले आपको अपनी एक्टिव एक्ने को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई प्रोसीजर एडवाइस किया जाएगा। प्रोसीजर्स में माइक्रोडर्म एब्रेजन, जिसमें हम स्किन को एब्रेड करते हैं थोड़ा सा और उसमें से क्लॉग्ड पोर्स और कोमेडोन्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उसमें थोड़ी सक्शन होती है साथ, तो उसमें फिर स्किन क्लियर हो जाती है थोड़ी कोमेडोन से। ये माइल्ड एक्नी में हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम पीलिंग कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के साथ, वो एक्नी को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करती है। माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं विद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी जिसको कहते हैं, जो कि आपकी स्कारिंग को इम्प्रूव करती है। उसके मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं पेशेंट को। उसमें फिर नया कोलेजन बनता है और फिर उसमें स्कारिंग इम्प्रूव होती है और स्किन थोड़ी सी उसकी जो रफनेस है और अनइवन टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, पोर्स थोड़े से टाइट हो जाते हैं। CO2 लेजर है इसमें हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, वो भी इसी तरह से कॉलेजन का इंडक्शन करके स्किन का टेक्सचर और स्कार्स को इम्प्रूव करती है।
तो ये कुछ वो ऑप्शंस हैं जो कि जब एक्ने के स्कारिंग जब हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हमेशा पेशेंट को मैं भी पहले ही बताती हूँ कि पहले आपकी एक्टिव एक्ने को ट्रीट करेंगे और फिर सेकंड प्लान में हम रख लेते हैं कि सेकंड स्टेप पे हम आपकी स्कारिंग को एड्रेस करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे दवाइयां जिनके साथ हम ये प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, जिनमें रेटिनॉइड्स शामिल हैं कि रेटिनॉइड्स अगर पेशेंट ले रहा हो तो कभी भी कोई प्रोसीजर अपने फेस पे आप ना करवाएंगे, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा। अच्छा, इसमें एक मैसेज ये कि जब आप रेटिनॉइड्स यूज कर रहे हो, टेट्रासाइक्लिन्स डॉक्टर ने आपको दिए हुए हो एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने सनब्लॉक का यूज उसके साथ बहुत जरूरी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रग्स थोड़ी सी सन सेंसिटिव हैं, तो ये आपकी स्किन को रेडनेस, इरिटेशन दे सकती हैं जब आप सूरज में दिन में जाएंगे। तो इसके साथ सनब्लॉक का रेगुलर यूज करें। तो मेरा मैसेज यही है इस वीडियो के थ्रू कि अपनी एक्ने को हमेशा ट्रीट करें, उसको छोड़े नहीं, खुद को ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट एडवाइस लें, उसको डायग्नोज करवाएं और उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाएं। क्योंकि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एक्ने की डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी भी एस्थेटिक फिजिशियन के पास ना चले जाएं कि कोई प्रोसीजर करवा लें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि आपकी अपनी एक्ने की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।